किसान की आवाज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश में वर्तमान कृषि की स्थिति क्या है और उसमें रासायनिक कृषि का मॉडल जो 70 के दशक में शुरू किया गया था, आज आखिर क्या हो गया कि उस पर चौतरफा हमला हो रहा है। हमारे साथ इस विशेष चर्चा में भाग लेंगे धानुका ग्रुप के चेयरमैन श्री आर.जी. अग्रवाल और इन्हीं के साथ पूसा के वरिष्ठ साइंटिस्ट, हेड ऑफ प्रोफेसर ऑफ एग्रो केमिकल्स डिवीजन के डॉक्टर ए.के. दीक्षित, जिनका 41 साल की सेवाएं इस देश में रही हैं। आखिर क्या वजह है कि आज देश ने जो खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर है, परिस्थितियां ये हैं कि भंडारण क्षमता सरकार की कम पड़ रही है। ये है इस देश के कृषि के उत्पादन की वृद्धि, उन नीतियों की सोच जो 70 के दशक में शुरू की गई, समय की आवश्यकता थी। आखिर क्या वजह है कि रासायनिक कृषि जो पूरी दुनिया के विकसित देशों में प्रयोग की जा रही है, उसके ऊपर आज ये साबित करने पर कुछ शक्तियां तुली हैं कि भारत के किसान दूध में से लेकर, सब्जी से लेकर, फल और दाल से, अनाज से लेकर गेहूं और चावल तक सब में जहर जैसे हिंदुस्तान के लोगों को खिला रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी साजिश, एक इतना बड़ा आरोप हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर क्या है ये खेल, कौन सी ताकतें इस खेल को खेलने में लगी हैं और क्यों हिंदुस्तान के किसानों को बदनाम करने की साजिश से चल रही है। दुनिया के तमाम देशों में रासायनिक कृषि का मॉडल प्रयोग हो रहा है। अगर हम देखें तो भारत में जो कीटनाशक की खपत है वो आधा किलो प्रति हेक्टेयर से कम है, लेकिन जब हम बात करते हैं जापान की तो 11 किलो प्रति हेक्टेयर आता है। और जब हम दुनिया के दूसरे देशों की अब हम बात करेंगे, थोड़े आंकड़े हम चाहेंगे भारत के नागरिकों को, भारत के लोगों को पता हो। नीदरलैंड में 9 किलो 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह रिपब्लिक ऑफ कोरिया में 6 किलो 600 ग्राम और फ्रांस में 4 किलो 600 ग्राम, इटली में 4 किलो 170 ग्राम, जर्मनी में 2 किलो 500 ग्राम, ऑस्ट्रिया में 2 किलो 400 ग्राम, अमेरिका में 2 किलो 250 ग्राम, पाकिस्तान में 1 किलो 300 ग्राम। ये सब वो आंकड़े हैं जो हमने पूरी दुनिया में क्या हो रहा है अगर हम देखें तो भारत की खपत उसमें बहुत कम है। ये तो एक हकीकत है जो हमारे सामने है। लेकिन आखिर क्या है ये कीटनाशक, क्या है दवाइयां, क्यों इनका प्रयोग करना पड़ता है, क्यों आवश्यकता इनकी पड़ती है। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आदमी की बीमारियों को दूर करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह कीटनाशकों का प्रयोग फसल में कीड़े लगने के उसके लिए किया जाता है, जिससे कीट से फसल को सुरक्षा किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए कीटनाशक दवाइयों का, यह है अहम मुद्दा। जैसे दवाई जब आदमी को दी जाती है तो उसका खाने का तरीका है कि एंटीबायोटिक खाली पेट नहीं दिया जाना चाहिए। उसी तरीके से दवाई छिड़कने के 1 हफ्ते बाद तक सब्जी और फलों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। सब्जी और फलों का जो जब उपभोक्ता के पास पहुंचता है तो उसको गर्म पानी में और ठंडे पानी में कम से कम 3 बार धोया जाना चाहिए। और उसका जो छिलका है जब वो उतर जाता है तो कीटनाशक का उसमें असर नहीं रहेगा, ये स्थिति है। लेकिन यदि कहीं कोई गलत तरीके से प्रयोग होता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था को दोष देना उचित नहीं है। अग्रवाल साहब जी, हमारा पहला सवाल, आखिर क्या है कीटनाशक और क्यों आवश्यक है कीटनाशक कृषि के लिए? देखिए, कीटनाशक की हम बात करें तो ये केमिकल्स हैं। जैसे इंसानी बीमारी के लिए आपने कहा फार्मास्यूटिकल्स हैं, वैसे ही खेती के लिए ये दवाइयां हैं। ये दवाइयां इंसानों की खाने की या खेती की दवाइयां, दोनों का सिंथेसिस एक तरीके से होता है। उनका रॉ मटेरियल शायद अलग हो सकता है। तो आज कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो इंसानों के खाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और खेती के लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, टेट्रासाइक्लिन, ये इस किस्म के प्रोडक्ट हैं जो खेती और इंसानों के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहाँ तक कीटनाशक का प्रश्न है, कीटनाशक खेतों के अंदर कीड़ों को मारने के लिए, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, दूसरे खरपतवार जो खेत में उगाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, चूहों को मारने के लिए, इस किस्म के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और अगर हम देखें इनका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, हमारे देश में जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1965 के बाद इसकी शुरुआत हुई, जिसका श्रेय भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जिन्होंने नई वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से जो हमारा देश
1965 में हाथ में भीख का कटोरा लेके अपनी जरूरत के खाद्यान्न की विदेशों से मांग करता था, आज हमारा देश खाद्य उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। तो इसका क्रेडिट कीटनाशक और फर्टिलाइजर और सीड्स को जाता है, और इनका सही प्रकार से इस्तेमाल किया जाए तो इनका कोई नुकसान नहीं है। जैसा चौधरी साहब अभी आपने कहा कि जापान में 11 किलो इस्तेमाल होता है, ताइवान में 17 किलो तक इस्तेमाल होता है, और हमारे देश में 500 ग्राम से भी कम इसका इस्तेमाल है। तो ये जो कुछ लोग हैं जो ये भ्रांतियां फैला रहे हैं कि हमारे देश में पेस्टिसाइड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होता है, गलत इस्तेमाल होता है, इसके पीछे मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और वो उसी के लालच में ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर दीक्षित, प्रथम हरित क्रांति का परिणाम देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। आज उसी हरित क्रांति के ऊपर हमला कुछ ताकतें करवा रही हैं। क्या कीटनाशक का प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक बताया जा रहा है? जिस तरीके से आप दुनिया के दूसरे देशों का उदाहरण आपके सामने है, भारत की परिस्थिति आपके सामने है। पूसा में आपने 41 साल तक इन्हीं रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग, उनका नुकसान आपने देखा है। भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार ने 15,321 सैंपल टेस्ट करवाए थे पिछले समय, जिसमें मुश्किल से 1.23% ऐसे खाद्यान्न के उत्पाद पाए गए जिनमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू सीमा से ऊपर था। तो आज ये जो हो रहा है, पहले भी करीब 2 साल पहले भी एक शोर चारों तरफ मचा, एक फिल्म बनाई गई कि खाने में, आपकी थाली में खाने में जहर है, आपकी थाली में जहर। अब दोबारा से फिर एक कार्यक्रम देश के सामने आया है कि आपके खाने में जहर है। अगर खाने में जहर है तो 121 करोड़ की आबादी क्या कर रही है? आखिर मानव की जो आयु है, जो सीमा है, जो पहले थी 1950 में और आज जो 2012 में है, उसमें क्या कमी आ गई है या इजाफा हो गया है? ये देश से बहुत सीधा अहम सवाल है जुड़ा हुआ। जैसा कि चौधरी साहब आपने कहा जी, सन 1950 और 51 के आसपास जी, हमारा खाद्य उत्पादन 50 लाख टन था जी, और आज ये बढ़कर के 230 से भी ऊपर हो गया है जी। तो इसमें खाद्य सुरक्षा और खाद्य उत्पादन के लिए उर्वरक, अच्छा बीज, अच्छा पानी और कीटनाशक दवाइयों का योगदान रहा है। अब सवाल यह है कि कीटनाशक दवाइयाँ क्या नुकसान करती हैं? जी। पहले हम जो कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे वो 1 किलोग्राम से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करते थे। आज ऐसी दवाइयाँ हैं हमारे पास जो कि हमारे देश में विकसित भी हुई हैं और हम उनको फॉर्मुलेट भी कर रहे हैं। वो दवाइयाँ 8 से 20 ग्राम, 50 ग्राम तक इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम 1.5 किलो, 3 किलो से लेकर के हम ग्राम के लेवल पर आ गए हैं और यही कारण है कि हमारे यहाँ अब जो सैंपल्स टेस्ट होते हैं 2% से भी कम सैंपल में रेसिड्यू ज़्यादा पाया गया। जैसा कि आपने आंकड़े बताए, तो पहले ये आंकड़े से अब बहुत ही बेहतर है और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल करने से कोई भी हेल्थ पर असर नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसको ठीक तरीके से, जो हमारे लेबल पर लिखा हुआ है पेस्टिसाइड के लेबल पर, अगर उसको हम ठीक तरह से पढ़ें और उसको पालन करें तो कोई वजह नहीं है कि पेस्टिसाइड हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें फ़ायदा ही पहुंचाएगा। और देश की अन्न सुरक्षा के लिए और अन्न उत्पादन के लिए हमें पेस्टिसाइड का यूज़ करना नितांत आवश्यक होगा। डॉक्टर दीक्षित, एक आरोप आज भी हिंदुस्तान की कृषि पर लगता है कि हमारी उत्पादकता कम है, चीन की उत्पादकता ज़्यादा है। क्या चीन में कीटनाशक दवाइयों की खपत और उर्वरकों की खपत कम है और उत्पादकता ज़्यादा है भारत के मुकाबले, या भारत की जो खपत है वो चीन से कम है उर्वरक और कीटनाशकों की?
चीन में जो उनका तरीका है खेती करने का थोड़ा हमारे से भिन्न है और उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वो भी कीटनाशक दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें भी फसल का जो उत्पादन है उसमें भी उसका काफ़ी योगदान रहा है। हमारे देश में भी हम दूसरे तरीके भी अपनाते हैं, लेकिन अगर हमको आगे उत्पादन और बढ़ाना है और इतने बड़ी जनता को, जो हमारी 121 करोड़ है और आगे हमारी आबादी बढ़ ही रही है, तो हम नहीं समझते हैं कि हम कोई, जैसे लोगों के आजकल सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो काफ़ी लोगों के इस पे चर्चा हुई है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या कर सकते हैं और कितना उत्पादन ले सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम पूरे देश का पेट भर पाएंगे। अच्छा, अग्रवाल साहब, हिंदुस्तान में कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड लगभग 18,000 करोड़ रुपए का उत्पाद हो रहा है, जिसमें 9,000 करोड़ के करीब के कीटनाशकों की खपत देश में है और 9,000 करोड़ के कीटनाशक और ये जो दूसरे उत्पाद हैं उनका निर्यात भारत कर रहा है। ये कौन से देश है जिनको 9,000 करोड़ का निर्यात कर रहा है? चौधरी साहब, ये सभी देश हैं, अमेरिका, यूरोप, जापान से लेके कोई ऐसा देश नहीं। भारत से निर्यात किया जा रहा है? जी, भारत से कीटनाशक। जी, भारत से कीटनाशकों का सारे डेवलप कंट्रीज को निर्यात किया जा रहा है और भारत की जो कीटनाशकों की क्वालिटी है वो विदेशों में पसंद की जा रही है, अप्रिशिएट की जा रही है। और मैं यहां तक आपको बताना चाहूंगा, एक चर्चा होती है कि जो कीटनाशक विदेशों में बैन है उनका इस्तेमाल हमारे यहाँ किया जा रहा है। एल्ड्रिन का है, डीडीटी का है, गेमेक्सिन का है, तो ये तो उत्पादन बंद हो गया है, इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, पिछले 20-20, 30-30 साल हो गए हैं। तो ये जो एनजीओ बता रहे हैं, ये कहां से आ रहा है? कुछ विस्तार से थोड़ा बताएं इस बारे में, क्या है, खेल क्या है? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पेस्टिसाइड की एनालिसिस है ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है। आप सब्जी तोलने के तराजू से क्या सोना चांदी तोल सकते हैं? आज पेस्टिसाइड का जो रेडिड्यू का एनालिसिस है वो पीपीबी, मतलब 100 करोड़ की आबादी में से एक पीपीबी का मतलब, आज भारत की सारी जनता को अगर पीपीबी और पीपीटी की बात करें तो उसका मतलब भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। और कुछ लोग ये भ्रांति फैलाते हैं कि आपके खाने में पीपीबी लेवल पे पेस्टिसाइड है। आज भारत सरकार जब भी कोई पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड करती है, डॉक्टर दीक्षित और उसको बता सकते हैं कि उसके सुरक्षा के मानक, अगर एक पेस्टिसाइड का सुरक्षा मानक 100 ppm है तो जो उसकी सुरक्षा फिक्स की जाती है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देते हुए, तो वो 1 ppm पे उसकी सुरक्षा मानक को देखते हुए सरकार रजिस्ट्रेशन लाइसेंस देती है। चलिए, अब सरकार 1 ppm पे लाइसेंस देती है, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज। किसान की आवाज कार्यक्रम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तान के किसानों ने जो देश को आत्मनिर्भरता दी है खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में। आखिर आज कौन सी ताकतें हैं जो देश की खाद्यान्न सुरक्षा पर जबरदस्त हमला बोले हुए हैं और इस बात को साबित करने में तुले हैं कि हिंदुस्तान के किसान देश की जनता को सब्जी और फल और अनाज में सिर्फ जहर परोस रहे हैं। ये शर्मनाक बात है देश के किसानों के लिए और हिंदुस्तान की सरकार के लिए कि आखिर कौन सी ताकतें हैं, क्या चाहती हैं ये ताकतें, क्या खेल है, जबकि हिंदुस्तान के कुल उत्पादन का 18,000 करोड़ में से 9,000 करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड का निर्यात दुनिया के विकसित और विकासशील देशों में किया जा रहा है और 9,000 करोड़ की खपत भारत के अंदर है। तो कौन सी परिस्थितियां हो गई कि यूरोप में 3 किलो से लेकर 5 किलो तक प्रति हेक्टेयर कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जापान में 11 किलो से ज्यादा हो रहा है, हिंदुस्तान में आधा किलो से भी कम है और फिर भी ये आरोप हिंदुस्तान के किसानों पर। तो ये देश के किसानों के लिए बहुत ही दुख भरी घटना हमको लगती है कि इस तरीके के आरोप, आखिर देश के किसानों का क्या अपराध है? उनको रासायनिक कृषि का मॉडल कहा गया 70 के दशक से, उन्होंने खून पसीना एक करके इस देश की 121 करोड़ की आबादी का पेट भर दिया। सरकार की भंडारण क्षमता आज कम पड़ गई, खुले में गेहूं रखा हुआ सड़ रहा
रहा है। यह है इस देश के किसानों की मेहनत, और ऐसा आरोप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा धोखा इस देश के किसानों के साथ किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। पहले भी एक रिपोर्ट आई थी हिंदुस्तान के अंदर एंडोसल्फान पर, जिसमें यह कहा गया था, मैं देश के लोगों को यह बताना चाहता हूं, जिसमें यह कहा गया था कि पानी के अंदर जो फिल्टर पानी में है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट थी, 9.19 ppm एंडोसल्फान घुला हुआ पाया गया। जबकि सच्चाई यह है, डॉक्टर दीक्षित हमारे साथ हैं, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इस बात को जानते हैं कि पानी में घुलनशीलता जो है एंडोसल्फान की, वो मात्र 0.32 ppm है। तो ऐसे हालात में जो एंडोसल्फान 0.32 ppm से ज्यादा घुल ही नहीं सकता, उसको 9.19 ppm बताया जाना, कहां तक ये कौन से साइंस है, कौन सा विज्ञान है? इस तरीके के आरोप हिंदुस्तान पे आए दिन लगते हैं। अग्रवाल जी। जी सर, आखिर क्या है परिस्थितियां कीटनाशक के क्षेत्र में? चौधरी साहब, जो आपने बात कही, अगर एक झूठ को आप 1000 दफे बोलें तो वो सच्चाई मान ली जाती है। जो आपने एंडोसल्फान का जिक्र किया अभी, उस रिपोर्ट को इंडस्ट्री ने कई बार चैलेंज किया, और आज हम फिर चैलेंज करना चाहेंगे कि कोई भी एनजीओ, कोई भी वैज्ञानिक जो एंडोसल्फान की वाटर सोलेबिलिटी, जैसा आपने बताया कि 0.32 ppm है, और सीएससी ने उसको 9.19 टेस्ट किया। उन्होंने पानी में ही नहीं, इंसानी खून के 6 सैंपल, झूठे आंकड़े थे, वो भी झूठे आंकड़े। उन्होंने 176 ppm ब्लड के अंदर एंडोसल्फान टेस्ट किया, जबकि अगर ब्लड के अंदर 1 ppm भी एंडोसल्फान हो तो लीथल डोज है, और 176 ppm के बाद आदमी जिंदा है। इससे बड़ा झूठ का पुलंदा इस देश में दूसरा कोई नहीं हो सकता। और यह बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर माई ने, डॉक्टर दुबे ने और दूसरे वैज्ञानिकों ने वहां जाके सर्च करके बताया कि वहां पे एंडोसल्फान की वजह से कोई बीमारी का कारण नहीं है। एंडोसल्फान पूरे देश के करोड़ों किसानों ने इस्तेमाल किया, एंडोसल्फान पूरे विश्व के किसानों ने यूज किया। आज कहीं पर भी जो केरला के अंदर जिक्र किया जाता है, ऐसी समस्या नहीं आई। ये केरला के अंदर सिर्फ 2-3 गांवों के अंदर ये समस्या है। क्यों? इसके पीछे सच्चाई जो हमारे वैज्ञानिकों ने है वो सामने रखी, लेकिन उस सच्चाई को सामने लाने के बावजूद उसकी प्रॉपर पब्लिसिटी नहीं हुई। उसके लिए हमारी इंडस्ट्री भी दोषी है कि हमारी इंडस्ट्री ने सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई। आज सच्चाई ये है, अगर एंडोसल्फान की ये रिपोर्ट कोई भी साबित कर दे तो मैं उसको 100 करोड़ रुपया आज देने को तैयार हूं। आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये सूचना हम सारे देश को देना चाहेंगे कि जो ये मिथ्या और गलत प्रचार किया जा रहा है, लोगों को सच्चाई जानने का हक है। मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 51AH ये कहता है कि ये हर नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है, हर सिटीजन को ये हक है, और ये हर सिटीजन को साइंटिफिक टाइम पर डेवलप करना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51AH, 51B और 51C में लिखा हुआ है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना मेंशन होने के बाद आज हम देखें कि आम नागरिक की तो बात छोड़ दीजिए, हमारे कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों ने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद कितना गलत इसका उपयोग किया है, यह आज सारी देश की जनता को जानने का हक है। और चौधरी साहब, हम समझते हैं इस किसान की आवाज के माध्यम से आप ये सच्चाई दुनिया तक लाएंगे। एक और सच्चाई सामने आई है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के वाइस चांसलर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि हाई यूरेनियम कंटेंट मिला है पानी के अंदर, भटिंडा के अंदर, और उन्होंने कहा कि मालवा के बेल्ट में 100 केसेस कैंसर के पाए गए, जो सिर्फ और सिर्फ इस पानी में यूरेनियम की वजह से उनकी जांच में सब सामने आया है। आखिर हो क्या रहा है? ये यूरेनियम पानी में है, ये तो कहीं किसी कीटनाशक दवाई में नहीं है। तो डॉक्टर दीक्षित, ये तो वाइस चांसलर हैं, उनकी रिपोर्ट में इस बात को उन्होंने रखा है कि मालवा रीजन में कैंसर क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा इसकी वजह हाई यूरेनियम कंटेंट है, वाटर सॉल्युबल, उसमें जो पानी में पाया गया है, भटिंडा के पानी के सैंपलों में। पानी में यूरेनियम ही नहीं और भी तत्व ये आया कहां से है, हमारा सवाल ये नीचे ग्राउंड वाटर पानी में एनालिसिस हुई है, और वहां पे पाया गया है कि जो आप रिपोर्ट चौधरी साहब बता रहे हैं, उस रिपोर्ट में यह है कि यूरेनियम
भी है और भी तत्व हैं, उसमें कुछ और भी तत्व हैं जो कि मनुष्य की हेल्थ के लिए नुकसान कर सकते हैं। और ये झूठा प्रचार किया जा रहा है कि पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर हो रहा है, और वहाँ से एक गाड़ी चलती है उसका ऐसा ही नाम कैंसर ट्रेन रख दिया, जबकि ये सत्य से परे है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से कैंसर हो रहा है। और पेस्टिसाइड ब्लड में डाटा शो करता है, लिटरेचर में अवेलेबल है कि पेस्टिसाइड ब्लड में ज़्यादा दिन तक रह ही नहीं सकता है। ख़ास तौर से जो पाए गए हैं ओपी पेस्टिसाइड ऑर्गेनोफॉस्फेट जिनको बोलते हैं, वो ब्लड में बहुत देर तक नहीं रह सकता। अग्रवाल साहब जी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश, क्या आप उसको समझने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? अभी पूरे कृषि के मॉडल को इसलिए नकारने का प्रयास है कि हम दूसरी हरित क्रांति के नाम पर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करने की खेल पूरी दुनिया का हिंदुस्तान के कृषि के क्षेत्र पर है। इसीलिए यह हमला हिंदुस्तान के इनपुट सेक्टर पे हुआ है। पहले बीज के क्षेत्र पे कब्जा करने की साजिश, उसके बाद इनपुट सेक्टर में कीटनाशकों पे अब ये आरोप और ये मिथ्या प्रचार, ये बड़ा खेल हिंदुस्तान के खाद्यान्न सुरक्षा के खिलाफ। क्या ये तो कीटनाशक तो बाहर से स्प्रे किए जाते हैं, जिसको एक हफ्ता में वो उड़ जाता है, वो पानी से धोने के बाद छूट जाता है, छिलका उतारने के बाद उसका असर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इनबिल्ट जहर है, जो लीथल टॉक्सिसिटी जीएम फसलों में बीज में डाला जाता है, उसको तो न धोया जा सकता है, न छिलका उतारा जा सकता है, और न उसको किसी तरीके से निकाला जा सकता है। वो तो बीज से, रूट से आएगा और पूरे फल और सब्जी के अंदर फैल जाएगा। तो ये इतना खतरनाक जो खेल है, पूरे अमेरिका में आज 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा से मांग की है कि हम जीएम फूड को अमेरिका के अंदर बंद करना चाहते हैं। परिस्थितियां ये है कि लंदन में मॉन्सेंटो का जो कैफेटेरिया है, अपना कंपनी का अपना कैफेटेरिया है, उसके एम्प्लॉइज ने वहां साफ इनकार कर दिया कि जीएम फूड हम नहीं खाएंगे, एंट्री नहीं होने देंगे। आप क्या मानते हैं, इस खेल में भारत फंस गया है क्या? चौधरी साहब देखिए, एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है और उस पर ज्यादा रोशनी तो वैज्ञानिक लोग डाल सकते हैं। दुनिया के वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं। देखिए चौधरी साहब बिल्कुल कह रहे हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल मेडिसिन ने अमेरिका के डॉक्टरों को निर्देशित किया है कि वो अमेरिका के नागरिकों को जीएम फूड खाना बंद करें, क्योंकि उससे कैंसर हो रहा है, उससे एलर्जेनिसिटी बढ़ रही है, उससे इम्यूनिटी कम हो रही है, उससे स्टेरिलिटी बढ़ रही है, उससे आर्थराइटिस जैसे रोग बढ़ रहे हैं, उससे बड़े खतरनाक कुछ ऐसे अननोन डिजीज है जो आंत के रोग हो रहे हैं। ये अमेरिका के डॉक्टरों की रिपोर्ट है, खुली रिपोर्ट है। आज चौधरी साहब मैं तो आपका ध्यान इससे भी एक बड़ी साजिश की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज हमारे देश में 142 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है और हमारा फूड प्रोडक्शन है 250 मिलियन टन, जबकि चाइना के अंदर 128 मिलियन हेक्टेयर में खेती होती है और उनका फूड प्रोडक्शन है 500 मिलियन टन से ज्यादा। अगर आज हमारे देश की जीडीपी में देखा जाए तो 11 लाख करोड़ से ज्यादा फूड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम चाइना की प्रोडक्शन हमसे डबल है, अगर हम अपनी फूड प्रोडक्शन डबल कर लें तो 11 लाख करोड़ की प्रोडक्शन हमारी देश की जीडीपी में और जुड़ सकती है। जो आज हमारे देश की जीडीपी जो पीछे 9% तक गई थी और आज घट के 5.5% हो गई है, अगर ये 11 लाख करोड़ की एडिशनल फूड प्रोडक्शन अपने देश में कर ले तो हमारी देश की जो जीडीपी की समस्या है, जो सुस्त हो रही समस्या है, उसका भी पूरा सॉल्यूशन मिल सकता है। चलिए ठीक आपने कहा, उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमको देखना है दूसरे देशों को क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन उसके लिए भारत की सरकार को हिंदुस्तान के खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता, सॉइल हेल्थ जिसे हम कहेंगे, और पानी के मैनेजमेंट की व्यवस्था करने में सरकार नाकाम है। जब तक हम सॉइल हेल्थ और वाटर मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है इसको नहीं पहुंचाएंगे खेतों तक सुधार के लिए, तब तक उत्पादकता इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन खतरा बाहरी ताकतों से वर्तमान कृषि के क्षेत्र पर बड़ा खतरा है, और इस खतरे से कैसे बचेगा देश, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये सरकार को तय करना है कि किस तरीके से जो ये हमले हो रहे हैं उससे देश के कृषि के क्षेत्र को कैसे बचाएगी। अग्रवाल साहब, आपने हमारे कार्यक्रम में आके भाग लिया, डॉक्टर दीक्षित आपने कार्यक्रम भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब
सरकार को तय करना है किस रास्ते पर देश को आगे बढ़ना है, कैसे इस देश को खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया रखनी है, कैसे देश के कृषि के क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ानी है। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज़। नमस्कार।